तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो किसके ऊपर रहेगा? मेनली एरा के ऊपर रहेगा, महाकल्प के ऊपर रहेगा। और इस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन लिख लीजिए। प्राणियों का विकास जिन महाकल्पों में हुआ है उनका वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दैट मीन्स डिस्क्राइब द एरा इन विच इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुक प्लेस, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत बार पूछा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें और इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उस इवोल्यूशन में जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है, राइट, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी हमको थोड़ा सा नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरा को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिवीजन दिए गए हैं एरा में, 5 महाकल्प को रखा गया है, हम ये कह सकते हैं। तो कितने एरा अभी तक देखे गए हैं? तो 5 एरा देखे गए हैं। हालांकि 5 एरा में ये जो 2 एरा हैं ये शुरुआती दौर के हैं, जिसको हम लोग आर्कियोजोइक एरा और प्रोटेरोजोइक एरा के नाम से जान रहे हैं। आर्कियोजोइक एरा और प्रोटोरोजोइक एरा को हम लोग मिला करके प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से भी जानते हैं। तो किसी किसी बुक में आप प्री कैम्ब्रियन एरा देखेंगे, राइट, और वहां पर 5 की जगह पर 4 ही आपको एरा दिखाई देते हैं, 4 महाकल्प हैं। एक्चुअल में कितने महाकल्प हैं? 5। तो हम यहाँ पर 2 मेनली एरा देखेंगे। एक तो है आर्कियोजोइक एरा, दूसरा है प्रोटेरोजोइक एरा। इन दोनों एरा को मिला करके हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जानते हैं। प्री कैम्ब्रियन का मतलब पहले के युग, राइट। फिर प्रोटेरोजोइक एरा के बाद में यहाँ पर पेलियोजोइक एरा रहा। पेलियोजोइक महाकल्प आया, मतलब अब ये पूरा युग इसमें रहे होंगे। कौन कौन से यहाँ पर हम कह सकते हैं कल्प रहे होंगे? तो जो पेलियोजोइक एरा है, इस पेलियोजोइक एरा में ही हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस इवोल्यूशन का मेन फॉर्म देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर इस पेलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, 6 कल्प में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहला कल्प है जिसको हम लोग कैम्ब्रियन पीरियड के नाम से जानते हैं। अभी मैं जब थ्योरी लिखाऊंगा तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा कि किसमें कौन सा इवोल्यूशन या किसमें कौन से ऑर्गेनिज्म बने होंगे, राइट। तो कैम्ब्रियन यहाँ पर पीरियड पहला है, दूसरा है आर्डोवेशियन, तीसरा है सिलुरियन, चौथा है डेवोनियन, 5वां है कार्बोनीफेरस। और जो कार्बोनीफेरस है यहाँ पर एक्चुअल में 2 पीरियड है। 2 पीरियड को मिला करके एक पीरियड बनाया गया है जिसको हम लोग कार्बोनीफेरस पीरियड के नाम से जानते हैं। और एट लास्ट हमारा लास्ट है पर्मियन। तो पर्मियन जो है ये एक पीरियड है, कहाँ रखा गया? पेलियोजोइक एरा में। अब इसका भी एक कल्प रहा होगा इस पृथ्वी पर, यानी कि इस एरा में इतने पीरियड्स में इवोल्यूशन शुरू हुआ होगा या इवोल्यूशन पाया गया होगा, हम ये कह सकते हैं, राइट, जो आज के युग में नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये युग या हम कह सकते हैं ये महाकल्प एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन रहा होगा, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहा होगा जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे। और वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवोल्यूशन की प्रोसेस में, या हम कह सकते हैं धीरे धीरे म्यूटेशन उनके अंदर हुआ, राइट, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी नई प्रजातियों को, मतलब 2 स्पीसीज के के मिलने से एक नई प्रजातियों का निर्माण हुआ होगा, जिससे क्या हुआ होगा कि वातावरणीय दशाएं, जिस तरीके से आपको पता है कि इस पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेरिक पीरियड्स या एटमॉस्फेरिक रीजन्स होते हैं या वातावरणीय जो दशाएं होती हैं वो परिवर्तित होती रहती, बदलती रहती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पेलियोजोइक एरा रहा होगा, इस महाकल्प में जो एटमॉस्फेयर रहा होगा उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो एटमॉस्फेयर एक जैसा तो रहता नहीं, बदलता रहता है, वातावरणीय दशा चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे इन पीरियड्स में, वो आज के इवोल्यूशन के, या हम कह सकते हैं आज के एटमॉस्फेरिक रीजन के अकॉर्डिंग नहीं रहे होंगे। इस वजह से वो क्या हो गया? विलुप्त हो गए। लेकिन ये जो पेलियोजोइक एरा है, इस पेलियोजोइक एरा के बाद में एक और महाकल्प शुरू होता है जिसका नाम है मीजोजोइक एरा। तो इस मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड दिए गए। स्पेशली कितने पीरियड दिए गए? 3 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें पहला पीरियड है ट्राइएसिक, दूसरा है ज्यूरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। तो आप यहां पर नाम ही समझ गए होंगे कि ट्राइएसिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस, इन पीरियड्स में ज्यूरासिक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, है ना, जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क करके। तो वहां पर आपको डायनासोर्स दिखाए गए हैं, राइट। तो इसी पीरियड में, मीजोजोइक एरा के ज्यूरासिक पीरियड में ही फर्स्ट बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। पहले
पक्षी यहाँ पर निर्मित हुए होंगे। तो इवोल्यूशन मैंने कहा ना, इवोल्यूशन से ही रिलेटेड ये टाइम पीरियड स्केल दिया गया है। तो टाइम पीरियड स्केल में कौन कौन किस किस टाइम में कौन कौन इवोल्यूशन रहा होगा, राइट, और किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुए होंगे ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पेलियोजोइक एरा के बाद में कौन सा एरा स्टार्ट हुआ? मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड दिए गए। पहला है ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। आपको पता है इस पीरियड में, अब आप कहेंगे सर आप तो खाली हाँक रहे हैं, अब यहाँ पर हमको डायनासोर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो डायनासोर यार इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन हमें ये पता कैसे चला कि डायनासोर थे? तो डायनासोर पता चलने के लिए हमने क्या किया, फॉसिल्स को देखा, जीवाश्मों को देखा। जब खुदाई की गई तो उनमें बहुत सारे फॉसिल्स, जीवाश्म मिले। तो उस जीवाश्म में डायनासोर्स के भी जीवाश्म पाए गए। तो एक 3D स्ट्रक्चर, एक इमेजिनेशन किया गया कि हाँ इस तरीके से इस युग में जो है ना ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। और जितने भी यहाँ पर महाकल्प दिए गए हैं उन सभी महाकल्पों का जो इवोल्यूशन हम लोगों ने किया है, या मान लो कि जो हम लोगों ने बताया है, हम लोगों को जो पता चला है वो जीवाश्म के रूप में ही पता चला है। जब हमको जीवाश्म प्राप्त हुए तब हमको क्या हुआ, यहाँ पर इन एरा के बारे में पता चला। तब हमने कहा कि हाँ ये वाला इस महाकल्प का ऑर्गेनिज्म है और ये वाला इस महाकल्प का ऑर्गेनिज्म रहा होगा, राइट। चलिए फिर उसके बाद में जो मीजोजोइक एरा है ये भी समाप्त हुआ होगा। तो मीजोजोइक एरा के बाद में एक और महाकल्प शुरू होता है जिसका नाम है सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा में 2 मेनली पीरियड दिए गए हैं। पहला पीरियड यहाँ पर है टर्शरी पीरियड और दूसरा पीरियड यहाँ पर क्वाटरनरी पीरियड दिया गया है। तो टर्शरी पीरियड में जो पीरियड है इसमें 5 युग रखे गए हैं, 5 एपॉचेस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और क्वाटरनरी पीरियड में 2 एपॉचेस को रखा गया है। तो यहाँ पर जो 5 एपॉचेस दिए गए हैं, 5 युग जो यहाँ पर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला यहाँ पर जो युग है वो है पेलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा यहाँ पर जो युग यानी कि एपॉच दिया गया है वो मियोसीन एपॉच है, और लास्ट यहाँ पर 5 जो है वो है प्लियोसीन एपॉच, राइट। फिर क्वाटरनरी एपॉच या क्वाटरनरी पीरियड में हम लोग बात करें तो इसमें 2 एपॉच को दिया गया है, 2 युग चल रहे हैं। तो पहला जो युग चला होगा आज रिजेंट एपॉच से पहले का जो युग रहा होगा वो है प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन एपॉच में क्या क्या बना होगा, क्या क्या डेवलप होगा वो बात की बात है। और रिसेंट एपॉच दैट मींस आज का जो युग चल रहा है, जो अभी का प्रेजेंट टाइम का जो युग चल रहा है वो रिसेंट एपॉच के रूप में जाना जा रहा है। अब अगर इस युग में कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है, राइट, तो एक नया एपॉच का डेवलपमेंट हो सकता है या एक नया युग प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने होमो सेपियंस या हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आज का रिजेंट जो ह्यूमन है लाइक हम लोग, उसका नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। बताया जाता है कि आने वाले समय में या ये जो वातावरणीय दशाएं हो रही हैं या ह्यूमंस में इतना सारा एवोल्यूशन हुआ है, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में एक और ह्यूमन की प्रजाति या स्पीसीज डेवलप हो या उनका युग रहे जो कि कहलाएगा होमो सेपियंस फ्यूचरस। होमो सेपियंस फ्यूचरस, तो होमो सेपियंस फ्यूचरस जो है उनके बारे में आज के साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से कुछ बातों को बताया है कि जो आने वाले ह्यूमन होंगे उनमें ईयर नहीं पाए जाएंगे, कान नहीं होंगे। अब कान नहीं होंगे मतलब कान का तो कोई मतलब बाहर एक्सटर्नल पिन्ना, ईयर पाया जाएगा मतलब इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर पाया जाएगा, बट एक्सटर्नल पिन्ना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वेस्टिजियल है हमारे बॉडी में, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, जो एनिमल है उनके अंदर इनका काम होता है। क्यों? तो जो एक्सटर्नल पिन्ना होता है ये वॉइस को कैप्चर करने का काम करता है। जैसे कि किधर से वॉइस आ रही है तो कभी कभी कान लगा के सुनते हैं ना, तो इस पिन्ने को हम अगर मूव करेंगे इस तरीके से, अगर हम क्या मूव करें, जो एनिमल होते हैं वो आपने देखे होंगे कभी कभी बहुत दूर से आवाज अगर आ रही होती है तो बड़ी ध्यान से और इरेक्ट हो जाते हैं इनके एक्सटर्नल पिन्ना, राइट। तो ये जो एक्सटर्नल पिन्ना है इरेक्ट हो जाने के कारण ये वॉइस को कैप्चर करते हैं दूर से, कहाँ से आवाज आ रही है। हम लोग को भी पता चलता है लेकिन हम लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये हमारा एक्सटर्नल पिन्ना इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनमें एक्टिव होता है, मूवमेंट भी होता है, किनमें? एनिमल्स में। तो इनका हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में देखा जाएगा। तो बताया गया ह्यूमन फ्यूचरस जो होगा, होमो सेपियंस यानी ह्यूमन फ्यूचरस जो होगा उसमें एक्सटर्नल पिन्ना नहीं पाया जाएगा। ये तो एक अलग की बात है। अब एक्सटर्नल पिन्ना नहीं पाया जाएगा तो फिर ये जो बेचारे
जिन्होंने इतने आभूषण बना के रखे हैं कान में पहनने वाले, वो सब खराब हो जाएंगे। खैर, तो इन्हीं सब चीजों को, ये जो यहाँ पर मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है, एक ग्राफ यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है एरा का कि कौन कौन सा एरा कब कब आया है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला एरा जो रहा होगा वो प्री कैम्ब्रियन एरा रहा होगा। प्री कैम्ब्रियन एरा कहने का मतलब यहाँ पर दो एरा छुपे हुए हैं। पहला यहाँ पर आर्कियोजोइक एरा है, दूसरा है प्रोटेरोजोइक एरा। तो आर्कियोजोइक एरा प्रोटेरोजोइक एरा में क्या रहा होगा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर देन इसके बाद में पेलियोजोइक एरा, फिर उसके बाद में मीजोजोइक एरा, देन उसके बाद में सीनोजोइक एरा जो आज का युग चल रहा है। अभी का जो महाकल्प चल रहा है वो सीनोजोइक एरा के अंतर्गत ही आता है, राइट। तो हमारा जो पहला यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी, पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पर पड़ेगा वो पड़ेगा आर्कियोजोइक एरा। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, तो उसके बारे में लिख लें। तो क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पुटअप होगा वो यही पुटअप होगा कि डिस्क्राइब द एरा इन विच इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द एरा इन विच इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुक प्लेस। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो लिखना शुरू करें। एक ये महाकल्प डाल दीजिएगा, एरा डाल दीजिएगा और लिखें। ये आई होप बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो कोई बात नहीं, थ्योरी लिखने के बाद में आप बना सकते हैं या पहले इसको बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें लिख ले किसी महाकल्प का, दैट मीन्स किसी एरा का वह टाइम पीरियड या वह समय, किसी एरा का वह टाइम पीरियड या समय जो कई जीवों का समय बताता है, अर्थात इतिहास का, हिस्ट्री का वह महाकल्प, वह एरा जो किसी कारणवश स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है, उसे एरा कहते हैं। तो किसी कारणवश स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं विशिष्ट कैसा होता है, तो विशिष्ट ऐसा होता है कि किस एरा में किस चीज का सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली वो एक स्पेसिफिक रीजन हो जाएगा, वो स्पेसिफिक एक विशिष्ट महाकल्प हो जाएगा कि उस महाकल्प में इन प्राणियों का ही या इस मैटर का ही या इन पदार्थों का ही सबसे ज्यादा क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो आगे लिखें नई लाइन से, इवोल्यूशन के स्टेजेस के आधार पर, यानी कि जो विकास हुआ है उसकी अवस्थाओं के आधार पर एरा को निम्नलिखित पांच भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, पहला जो यहां पर है वो क्या है, आर्कियोजोइक एरा। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, नंबर 1 आर्कियोजोइक एरा, नंबर 2 प्रोटेरोजोइक एरा, नंबर 3 पेलियोजोइक एरा, नंबर 4 मीजोजोइक एरा एंड एट लास्ट नंबर 5 सीनोजोइक एरा। पांचवा कौन सा है, सीनोजोइक एरा। तो यहां पर ये 5 एरा दिए गए हैं, राइट, और इनको आपको विधिवत रूप से लिखना है। अब आप घबराइए मत, मैं जो थ्योरी लिखा रहा हूं इसको ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस काम हो जाएगा। तो यहां पर जो आर्कियोजोइक एरा और जो प्रोटेरोजोइक एरा है इसको प्री कैम्ब्रियन एरा के अंतर्गत रखा गया, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको, आर्कियोजोइक एरा को अलग पढ़ेंगे और प्रोटेरोजोइक एरा को अलग पढ़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद में पेलियोजोइक एरा में जो 6 पीरियड दिए गए हैं, क्या सर इसके बारे में भी हमको अलग से लिखना होगा? अरे नहीं यार, जो पेलियोजोइक एरा है इसी में ही हम 6 पीरियड्स को आपके इंक्लूड करा देंगे। बट आपको याद रखना है कि हर पीरियड में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, बस ये आपको याद रखना है, आपको पढ़ना है। फिर मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड रखे गए और सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड रखे गए, ठीक है। तो पहली जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी आर्कियोजोइक एरा। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आर्कियोजोइक एरा
और इसके अंतर्गत लिखें जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि भूवैज्ञानिक जो होते हैं उनके अनुसार, जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, भूविज्ञान के अनुसार, इस एरा की एज यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है, एज लगभग 950 लाख वर्ष, 95 मिलियन ईयर, 950 लाख ईयर, दैट मीन्स 95 मिलियन ईयर, 95 मिलियन साल, वर्ष, 95 मिलियन ईयर मानी जाती है, या अधिक भी लिख सकते हैं, अधिक मानी जाती है। इस एरा में, मतलब यहां बताया गया कि इस एरा में क्या हुआ होगा स्पेशली, तो लिख लीजिए इस एरा में अनेक वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, अनेक वॉल्केनोज के फटने से, अनेक वॉल्केनोज के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से, जिसको वॉल्केनिक एरप्चर के नाम से, या एरप्शन, वॉल्केनिक एरप्शन, दैट मीन्स ज्वालामुखी के फटने से पहाड़, पर्वत आदि का निर्माण हुआ होगा। इवोल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ज्वालामुखी के फटने से क्या हुआ, पहाड़ों का, पर्वतों का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। तथा टेम्परेचर हाई होने के कारण, अब आपको पता है ज्वालामुखी फट रहे हैं बहुत सारे, तो डेफिनेटली क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। तथा टेम्परेचर हाई होने के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण लगातार वर्षा होने से, अब आप कहेंगे सर टेम्परेचर हाई है तो पानी क्यों बरसेगा, अरे आपको पता ना, वाटर अगर इस टेम्परेचर हाई होने के कारण वाटर को अगर आप यहां पर रखेंगे तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो वेपर्स क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं, और वो बादल फिर बरसते हैं, राइट। तो यहां पर टेम्परेचर हाई रहा होगा बहुत ज्यादा, फिर यहां पर जो वाटर रहा होगा, दैट मीन्स वेपर, वाटर वेपर लाइक H2O, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ गया होगा, राइट। तो वो जाकर के क्लाउड बनाया, क्लाउड बना करके बारिश हुई, यही इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पर हम समझ रहे हैं, टेम्परेचर हाई होने के कारण लगातार वर्षा होने से सी, समुद्र, ओसेन, महासागर, समुद्र, ओसेन, रिवर्स, नदियां, लैक्स, झील आदि का भी निर्माण हुआ होगा, या निर्माण हुआ, आदि का भी निर्माण हुआ। ध्यान से लिखे हैं, इस एरा में लाखों वर्षों तक, यानी कि कई लाख वर्ष तक हम ये कह सकते हैं, इस एरा में लाखों वर्षों तक चट्टानों के ऊपर चट्टानें, या चट्टानों के ऊपर सतह, चट्टानों के ऊपर चट्टानों की सतह हम लिख सकते हैं, या चट्टानों के ऊपर चट्टानों के ऊपर सतह जमती गई, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ,
जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ। इन रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी लेयर पाई जा रही, परतें पाई जा रही, ठीक है। चट्टानों के ऊपर लेयर, चट्टानों के ऊपर चट्टानों की लेयर एक रूप में पाई जा रही, जिस कारण यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, यहां पर प्लांट्स का इवोल्यूशन हो सकता था। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या लिखा? तथा इन चट्टानों पर प्लांट्स तथा एनिमल्स के फॉसिल, ये कहा नहीं गया कि पाए जाते होंगे, लेकिन हमको क्या मिले? फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले। इन चट्टानों पर प्लांट्स तथा एनिमल्स के फॉसिल्स भी नजर आते हैं। प्लांट्स तथा एनिमल्स के फॉसिल्स भी नजर आते हैं। ध्यान से लिखें। इन रॉक्स पर, चट्टानों पर कुछ ऐसे भी, इन चट्टानों पर कुछ ऐसे भी पदार्थ प्राप्त हुए, कुछ ऐसे भी पदार्थ प्राप्त हुए जिनका निर्माण सल्फर, आयरन, जिनका फॉर्मेशन या जिनका निर्माण सल्फर, आयरन या सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया द्वारा, होता है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ यहां पर इन चट्टानों पर मिले जिनका फॉर्मेशन किससे होता है? सल्फर के द्वारा हो सकता है, या आयरन के द्वारा हो सकता है, या किससे हो सकता है? सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मृतोपजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा कोई पदार्थ बने, ठीक है। तो वो पदार्थ यहां पर क्या है? पाए गए। क्या लिखा होता है? इसमें या इससे यह निष्कर्ष निकाला गया, जब ये सब चीजें देखी गई तो एक निष्कर्ष निकाल दिया गया, कंक्लूजन दिया गया। क्या दिया गया? लिख लीजिए। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस एरा में, इसमें आर्कियोजोइक एरा में, और इससे पहले एक हाइड्रोजन एरा था, वो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस एरा में बैक्टीरिया व अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस एरा में बैक्टीरिया व अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया व अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ होगा। बैक्टीरिया व अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ होगा। किसमें? आर्कियोजोइक एरा, यानी कि हम प्री कैम्ब्रियन एरा को ही कह सकते हैं, राइट। प्री कैम्ब्रियन एरा में ही बैक्टीरिया व माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, लेकिन एक्चुअल में प्री कैम्ब्रियन एरा के आर्कियोजोइक एरा में बने। इन दोनों को कंबाइंड करके कहा गया है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसके बाद में सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा, और इसके अंतर्गत लिखें, इस एरा की एज जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, इस एरा की एज जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 28 मिलियन ईयर, दैट मीन्स 280 लाख वर्ष, 280 लाख वर्ष, दैट मीन्स 28 मिलियन ईयर, 28 लाख वर्ष मानी जाती है।
मानी जाती है। इस एरा में, किसमें, प्रोटेरोजोइक एरा, इस एरा में यूनिसेलुलर प्लांट्स, इस एरा में यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय प्लांट्स व एनिमल्स, इस एरा में यूनिसेलुलर प्लांट्स व एनिमल का इवोल्यूशन हुआ होगा, तथा इस एरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, कॉमा ब्राउन एल्गी प्राप्त हुए, यानी कि जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए। ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमा ब्राउन एल्गी प्राप्त हुए। इसके अलावा प्रोटेरोजोइक एरा, इसके अलावा इस एरा में, यूनिसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यहां पर हम देख सकते हैं क्या, अमीबा, लाइक प्रोटोजोन्स हम कह सकते हैं। अमीबा की जगह पर हम सीधे प्रोटोजोन्स बोले तो ज्यादा बेहतर है। प्रोटोजोन्स कॉमा स्पॉन्जेस, कॉमा सी में पाए जाने वाले, दैट मीन समुद्र में पाए जाने वाले एनिलिड्स एंड मोलस्क का भी इवोल्यूशन हुआ होगा। तो यहां पर ये कहा गया है कि जो प्रोटेरोजोइक एरा है, प्रोटेरो मतलब प्रोटोजोआ, प्रोटेरो मतलब प्रो मतलब प्रोटोजोआ, राइट। तो प्रोटेरोजोइक एरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे या ऐसे एनिमल या प्लांट डेवलप हुए होंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स में आपका यहाँ पर प्रोटोजोन्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, और समुद्र में पाए जाने वाले एनिलिड्स, मोलस्क, इनका क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। किस एरा में, प्रोटेरोजोइक एरा में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमारी हेडिंग पड़ेगी पेलियोजोइक एरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एरा हमारा कौन सा है, पेलियोजोइक एरा, जो कि किसी किसी बुक में आपको सेकंड या फर्स्ट एरा के रूप में देखने को मिलता है। तो पहला एरा तो आपका प्री कैम्ब्रियन एरा ही बुक में इंक्लूड है, और दूसरा है पेलियोजोइक एरा। लेकिन यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन एरा एक्चुअल में दो एरा के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें पहला है आर्कियोजोइक एरा, दूसरा है प्रोटेरोजोइक एरा। तो प्रोटेरोजोइक एरा के बाद में आपका रखा गया है पेलियोजोइक एरा। तो थर्ड हेडिंग हमारी पड़ेगी पेलियोजोइक एरा, और इसके अंतर्गत लिखें पेलियोजोइक एरा, हेडिंग डाल दी, इसके अंतर्गत लिखें इस एरा को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, माय गॉड, एज ऑफ, एज कहने का मतलब होता है काल, युग, इन्हीं का समय। ठीक है, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स माना जाता है, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स माना जाता है, तथा इसे एज ऑफ क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है, एज ऑफ क्रिप्टोग्राम्स मीन्स यहां पर प्लांट से रिलेटेड है। तो इन्वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स इस एरा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेवलप हुए, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बने। ठीक है, इसीलिए इस एरा को क्या लिखा, इस एरा को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, तथा इसे एज ऑफ क्रिप्टोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस एरा में या इस एरा को
6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड मतलब कल्प। इस एरा को 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पीरियड, अब हर किसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नए नए से डाल दीजिएगा फर्स्ट पीरियड, इस तरीके से कोई डिफरेंट कलर से, जिसमें फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन, जिसमें फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड को माना जाता है। कैम्ब्रियन पीरियड को माना जाता है। इस पीरियड में इन्वर्टिब्रेट्स लाइक, अब आपको पता है एनीलिडा तक तो यहां पर बन गया था, है ना। अब एनीलिडा मोलस्का भी यहां पर डेवलप हो गए थे, तो एनीलिडा मोलस्का तो हमारा प्रोटेरोजोइक एरा में ही डेवलप हो गए थे। तो उसके बाद वाले फाइलम रहेंगे वो कहां डेवलप होंगे, इस पीरियड में। तो यहां पर क्या लिखा, इस पीरियड में इन्वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल निडेरिया, एनीलिडा, एनीलिडा। सर कंफ्यूजन हो रहा है, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं यार, यहां पर शुरुआत हुई थी और यहां पर एज है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इवोल्यूशन हुआ है निडेरियंस का, एनिलिड्स का, है ना, मोलस्का का, निडेरिया, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा भी यहां पर डेवलप हो गए थे बहुत सारे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा एंड एकाइनोडर्मेटा, तो कैम्ब्रियन पीरियड में जो कि फर्स्ट पीरियड माना जाता है पैलियोजोइक एरा का, इसमें बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, लाइक निडेरिया, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ब्रैकेट बंद। आदि का विकास, आगे लिख ले, आदि का विकास इसी पीरियड में माना जाता है। आदि का अधिक विकास या मोर डेवलपमेंट इसी पीरियड में माना जाता है। से लिखें सेकेंड पीरियड, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंड पीरियड आर्डोवेशियन पीरियड को माना जाता है, ऐसे लिखेंगे सेकेंड पीरियड आर्डोवेशियन पीरियड को माना जाता है। इस पीरियड में क्या रहा होगा, इस पीरियड में धीरे धीरे स्लोली इस पीरियड में धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, यानी कि जो अर्थ बहुत ज्यादा हीटेड थी, टेम्परेचर हाई था, उस टेम्परेचर में क्या हुआ होगा, गिराव हुआ होगा। तो वो गिराव कहां से शुरू हुआ, आर्डोवेशियन पीरियड से शुरू हुआ, राइट। तो आर्डोवेशियन पीरियड से टेम्परेचर लो होना शुरू हुआ था, किसका, अर्थ का। तो अभी ह्यूमन इवोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन लाइक ह्यूमन का भी विकास इनमें नहीं हुआ, ह्यूमन का विकास यहाँ पर सीनोजोइक एरा, दैट मींस मीसोजोइक एरा से शुरू होता है जाकर के। तो सेकेंड पीरियड आर्डोवेशियन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में धीरे धीरे ठंडी होने लगी तथा इस पीरियड में ब्रांकियोपोड्स व नॉटिलस, ब्रांकियोपोड्स व नॉटिलस का इवोल्यूशन अधिक हुआ था। ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ब्रांकियोपोड्स व नॉटिलस का इवोल्यूशन अधिक हुआ था
तथा इस पीरियड में वर्टिब्रेट्स एनिमल का, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड पाई जाती, इस तथा इस पीरियड में वर्टिब्रेट्स एनिमल का ओरिजिन यानी कि विकास शुरू हुआ। तो आर्डोवेशियन पीरियड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वही पूछा था, आर्डोवेशियन पीरियड में किस ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो यहां पर ब्रांकियोपोड्स और नाटुलस का बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट हुआ है ऑर्गेनिज्म का, और इसी पीरियड में वर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनका इवोल्यूशन क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। नई लाइन से लिखे हैं, थर्ड पीरियड सिलुरियन पीरियड को कहा जाता है। थर्ड पीरियड सिलुरियन पीरियड को कहा जाता है तथा इस पीरियड में जो सिलुरियन पीरियड है इसमें तथा इस पीरियड में फर्स्ट लैंड एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लैंड्स पर जो एनिमल आए वो किस पीरियड में आए, तो सिलुरियन पीरियड में आए, इस बात को याद रखना, ठीक है। फर्स्ट लैंड एनिमल आए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की, जैसे आर्थ्रोपोडा। तो ये लैंड्स की तरफ क्यों मूव किए भाई, पानी के अंदर ही आर्थ्रोपोड्स पाए जाते थे, लेकिन आर्थ्रोपोडा जो फाइलम के जो कुछ सदस्य हैं वो आगे कहां, लैंड पर। भाई क्यों, तो फूड रिक्वायरमेंट के कारण। भाई बहुत ज्यादा इवोल्यूशन जब सी में हो गया, वाटर में हो गया, तो वहां पर भोजन के लिए बहुत मारामारी पड़ने लगी। तो जहां पर भोजन के लिए मारामारी पड़ने लगती है, इवोल्यूशन वहीं से शुरू होता है। दैट मीन्स अब यहीं से क्या हुआ होगा, कुछ आर्थ्रोपोड्स क्या किए होंगे, लैंड्स की तरफ मूव किए होंगे, पृथ्वी की तरफ, मतलब पृथ्वी पर ही ये सब बनना है, सॉरी, लैंड्स पर, भूमि पर आना शुरू हुए होंगे भोजन के लिए ही, या भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए ही कहां आना शुरू किए, ये पृथ्वी पर, लैंड्स पर आना शुरू किए। तो आर्थ्रोपोड्स में कौन कौन लैंड पर आना शुरू किया, पृथ्वी पर आना, लाइक भूमि पर आना शुरू किया। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए स्कॉर्पियन, ठीक है, कॉमा स्पाइडर, स्कॉर्पियन कॉमा स्पाइडर कॉमा जॉ लेस, सॉरी, कॉमा विंग्स लेस इंसेक्ट आदि, कॉमा विंगलेस इंसेक्ट आदि। यानी विंगलेस मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनमें विंग्स नहीं पाए जा रहे थे, राइट, विंगलेस इंसेक्ट आदि, ब्रैकेट बंद। इसी पीरियड में मतलब वाटर में एक और इवोल्यूशन हुआ। इसी पीरियड में जॉलेस फिशेस डेवलप हुई, मतलब जिनमें जॉ नहीं पाया जाता था फिशेस में। इसी पीरियड में जॉलेस फिशेस मछलियां डेवलप हुई जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। जॉलेस फिशेस डेवलप हुई जो फ्रेश वाटर में रहती थी, हम ये कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जॉलेस फिशेस डेवलप हुई जो फ्रेश वाटर में रहती थी। तो सिलुरियन पीरियड में ही हमको देखने को मिला कि वाटर के अंदर जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर हमको जॉलेस फिशेस भी देखने को मिली, और यहाँ पर लैंड्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट के फॉर्म में, कुछ इंसेक्ट, डेफिनेटली इंसेक्ट ही तो है, इंसेक्ट के फॉर्म में स्कॉर्पियन, स्पाइडर, विंगलेस इंसेक्ट, ये सारे के सारे हमको क्या हुए, ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। अब यहीं पर जो हमारा फोर्थ पीरियड है, नए से लिख लें, फोर्थ पीरियड को डेवोनियन पीरियड के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इस पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में
फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, इस पीरियड में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, दैट मीन्स ऐसे पौधे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता होगा। तो जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड विद प्लांट किस पीरियड में डेवलप हुए? तो डेवोनियन पीरियड में। डेवोनियन पीरियड में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट डेवलप हुए, इस बात को याद रखना। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स किस पीरियड में डेवलप हुए या किस एरा में डेवलप हुए। तो पेलियोजोइक एरा, पीरियड पूछा जाए तो डेवोनियन पीरियड। चलो, डेवलप हुए जिनमें कौन कौन से प्लांट्स यहां पर डेवलप होंगे? जिनमें ब्रायोफाइट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉस, लिवरवर्ट्स, फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मॉसेस कॉमा लिवरवर्ट्स, है ना, ये ब्रायोफाइट्स के रूप में आते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, राइट। मॉसेस पढ़ने हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ने हैं हम लोगों को, कॉमा टेरिडोफाइट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइकोपोडियम, इसके बारे में ही पढ़ना है हम लोगों को, लाइकोपोडियम आदि, लाइकोपोडियम आदि घने जंगल के रूप में डेवलप हुए। तो इस पीरियड में आपको ब्रायोफाइट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिले होंगे, ठीक है। इस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिले होंगे। इतना समझ में आया? तो यहां पर इस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या हुए? डेवलप हुए। चलो आगे लिख लो। इस पीरियड को एज ऑफ फिश, ओहो, एज ऑफ फिश या एज ऑफ फिशेस, क्यों? क्योंकि इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मछलियों का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो डेवोनियन पीरियड एज ऑफ फिश कहलाता है। क्यों कहलाता है? और ये क्वेश्चन आता है, एज ऑफ फिश किसे कहते हैं, या फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहां डेवलप हुए, किस पीरियड में डेवलप हुए? तो डेवोनियन पीरियड में। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट दिख करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से पीरियड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो एनिमल के अकॉर्डिंग, अगर जूलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो इस डेवोनियन पीरियड में डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तथा इसके अलावा इसे एज ऑफ किसे, इस पीरियड को, डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि आपको पता है सिलुरियन पीरियड में फर्स्ट लैंड एनिमल आए, फर्स्ट लैंड एनिमल, दैट मीन्स एनिमल जो थे पानी से निकल करके लैंड्स की तरफ आए, और उसी लैंड्स की तरफ आने के समय यहां पर एम्फीबियंस का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लैंड्स पर ये खाना पीना खाने आते थे, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ता था वाटर का। तो यहां से हमको ये पता चला कि इवोल्यूशन पानी से निकल करके लैंड पर आया। समझ में हुआ? तो पानी से ही लैंड्स पर इवोल्यूशन शुरू हुआ होगा, और उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हम लोग को दोनों के, एम्फीबियंस और ब्रायोफाइट्स भी, यहाँ पर प्लांट्स के लेवल पर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का दरकार पड़ता है, राइट, और फोटोसिंथेसिस के लिए ये लैंड्स पर आए। तो प्लांट्स भी लैंड्स पर आए, और हम कह सकते हैं एनिमल्स भी क्या हुआ? लैंड्स पर आए। और ये कहां से आना शुरू हुए? सिलुरियन पीरियड से, और डेवोनियन पीरियड में एज शुरू हो गया। दैट मीन्स यहां पर इनका काल ही प्रारंभ हो गया। एम्फीबियंस बहुत ज्यादा यहां पर बने होंगे और फिशेस बहुत ज्यादा डेवलप हुई होंगी, इसीलिए इस पीरियड को, डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस या एज ऑफ एम्फीबियन भी कहा जाता है। इतना समझ में आया? आगे लिख लीजिए, फिफ्थ पीरियड को, नई लाइन से, फिफ्थ पीरियड को मिसिपियंस, सर यहां पर तो कार्बोनिफेरस पीरियड है। हाँ यार, जो फिफ्थ पीरियड है वो कार्बोनिफेरस पीरियड ही है, लेकिन इसको हम लोग मिसिपियंस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो फिफ्थ पीरियड को
कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, तथा इस पीरियड में फ्लाइंग इंसेक्ट यानी कि जो उड़ने वाले इंसेक्ट थे वो डेवलप हुए। इस पीरियड में फ्लाइंग इंसेक्ट डेवलप हुए या विकसित हुए, तथा स्टेगोसिफेलिया स्टेगोसिफेलिया जैसे एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ। तथा इस पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, तथा इस पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में फर्स्ट रेप्टाइल्स यानी कि सबसे पहले जो रेप्टाइल्स बने होंगे वो कार्बोनिफेरस पीरियड या मिसिपियंस पीरियड में बने होंगे। तो फर्स्ट रेप्टाइल्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेमोरिया, जो पहला रेप्टाइल यहां पर बना था वो सेमोरिया था, जिसका फॉसिल हमको प्राप्त हुआ, जिससे ये कहा गया कि ये पहला रेप्टाइल है। फर्स्ट रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, अब ये जो रेप्टिलियंस हैं, ये जो रेप्टाइल्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट शुरू हुआ कहां पर? कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ही रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, और पर्नियन पीरियड में और भी थोड़ा डेवलप हुआ, लेकिन मीजोजोइक एरा में बहुत ही ज्यादा रूप में या बहुत ही ज्यादा फॉर्म में हम ये कह सकते हैं रेप्टिलियंस का डेवलपमेंट हुआ, एज रहा है। मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टिलियंस कहा जाता है। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेप्टिलियंस बने, और इसी पीरियड में ही जो रेप्टिलियंस थे, कुछ रेप्टिलियंस विलुप्त भी हो गए जो आज पृथ्वी पर नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? तो यहां पर कार्बोनिफेरस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नई लाइन से लिख लीजिए, सिक्स पीरियड को पर्मियन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, या पर्मियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। सिक्स पीरियड को पर्मियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में एटमॉस्फेयर में अनेक चेंजेस, यानी वातावरण में कई चेंजेस, एटमॉस्फेयर में अनेक चेंजेस हुए, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में अनेक चेंजेस हुए जिसके कारण इस पीरियड में स्मॉल लीफ व ठंडी को सहने वाले, कोल्ड को सहने वाले प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। कोल्ड्स को सहने वाले प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। तो इस पीरियड में, दैट मीन्स आपको पता है कि कार्बोनियन और ऑर्डोवेशियन पीरियड से क्या होना शुरू हो गया था, ठंडी शुरू हो गई थी। तो यहां से ठंड बढ़ती गई, तो एटमॉस्फेयर तो चेंज ही हो रहा है ना, तो ठंड ज्यादा हो गया है। आज के समय में आप देखिए ना, ठंडी का एक सीजन चल रहा है, तो इस ठंड के सीजन में जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, तो इस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म थे, कुछ डेड कर गए, और कुछ ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया उस वातावरण के अनुसार। तो कुछ प्लांट ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर दिया इस पीरियड के अकॉर्डिंग, राइट। और जो एम्फीबियंस थे, वो एम्फीबियंस भी तो यहां पर थे। तो एम्फीबियंस क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो वो जमीन के अंदर जाने लगे। तो आज के समय में आप देखते हैं कि जब एम्फीबियंस जो होते हैं, लाइक फ्रॉग जो है,
वो आपको कब दिखाई देता है? जब बरसात का समय होता है, और वही उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, और वही उसका एज हम कह सकते हैं। तो एज ऑफ एम्फीबियंस व्हाट सीजन, तो हम कह सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि बरसात, रेनी सीजन। रेनी सीजन में एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा मेढक आपको दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा मेढक की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, ठीक है। और इसी पीरियड में या इसी सीजन में बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है। लेकिन जैसे ही ठंडी बढ़ती है मेढक गायब हो जाते हैं, मतलब वो भूमि के अंदर जमीन में चले जाते हैं, धंस जाते हैं, स्पेस बना करके गर्मी लेने के लिए, राइट। तो क्या लिखा? स्मॉल लीफ व कोल्ड प्लांट्स, या कोल्ड को सहने वाले प्लांट का इवोल्यूशन हुआ तथा इस पीरियड में सीड का डेवलपमेंट होने लगा। तो सबसे पहले जो सीड का फॉर्मेशन हुआ होगा, बीज का जो निर्माण हुआ होगा, वो पर्मियन पीरियड में हुआ होगा, ये माना जाता है। तो इस पीरियड में सीड का निर्माण होने लगा। इस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबिया या एम्फीबियंस, इस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस, बहुत सारे एम्फीबिया यहां पर डेवलप हुए, एज ऑफ एम्फीबियंस माना जाता है। तथा इस पीरियड में एक और पॉइंट लिख लो, तथा इस पीरियड में मैमल्स के कैरेक्टर भी देखने को मिले। तथा इस पीरियड में मैमल्स के कैरेक्टर यानी लक्षण, जो मैमल्स के लक्षण है, मैमलियन क्लास के जो लक्षण है, उसके भी यहां पर हमको देखने को मिले। कहां पर? पर्मियन पीरियड में। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा पेलियोजोइक एरा के 6 के 6 पीरियड कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट यहां पर एरा है वो कौन सा है? मीजोजोइक एरा, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा के अंतर्गत लिख लीजिए, इस एरा को दैट मींस मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इस एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया यहां पर रेप्टिलियंस का युग रहा है। दैट मींस यहां पर रेप्टाइल्स बहुत ही ज्यादा फॉर्म में क्या हुए होंगे? बने होंगे। रेप्टाइल्स का बहुत ही ज्यादा रूप में इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। तो एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं क्योंकि इस एरा में रेप्टिलियंस का अत्यधिक रूप से डेवलपमेंट हुआ होगा। क्योंकि इस एरा में रेप्टिलियंस का अत्यधिक रूप से डेवलपमेंट हुआ होगा। इस एरा में एम्फीबियंस का पीरियड समाप्त हो गया होगा या समाप्त हो गया। एम्फीबियंस का पीरियड समाप्त हो गया। नेक्स्ट लिखे, मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड्स, 3 कल, पीरियड को हिंदी में कहते हैं कल, और एरा को हिंदी में कहते हैं महाकल। मीजोजोइक एरा को 3 पीरियड्स, 3 कल्प में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पीरियड ट्राइएसिक के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट पीरियड ट्राइएसिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें ट्राइएसिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें डायनासोर का
डायनासोर का, जिसमें डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी निर्माण हुआ होगा, यानी कि इस पीरियड में इसे एज ऑफ रेप्टिलियंस कहा जा रहा है। और आपको पता है जो डायनासोर थे ये रेप्टिलियन थे, ठीक है, रेप्टाइल्स थे। तो मीजोजोइक एरा में, ये जो मीजोजोइक एरा है ये पूरा रेप्टिलियंस का युग रहा है। इसमें रेप्टिलियंस बहुत ज्यादा रूप में डेवलप हुए और इसी में लास्ट तक, ठीक है, जो क्रिटेशियस पीरियड जो आएगा इसके लास्ट पीरियड तक ये रेप्टिलियंस यहाँ पर समाप्त भी हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो इस पीरियड में डायनासोर्स का निर्माण हुआ होगा तथा एम्फीबियंस की प्रजातियां समाप्त होने लगी होंगी। होंगी की मतलब यहाँ पर इसीलिए यूज टर्म हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। इस पीरियड में और भी बहुत कुछ हो सकता था, या मीसोजोइक एरा में और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी जो हमको पता नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो एक अनुमान, एक अंदाजे के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, एक अनुमान के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या लिखा, समाप्त होने लगे होंगे। इस पीरियड में लार्ज टर्टल, दैट मीन्स बड़े बड़े आकार के कछुए, इस पीरियड में लार्ज टर्टल तथा लिजर्ड्स डेवलप हुए तथा फर्न के फॉरेस्ट, आप लोगों ने जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क जो मूवी आई है उसको अगर देखा होगा तो उसमें जो डायनासोर्स दिखाए गए हैं या जो वहां पर आपको जंगल दिखाया गया है उसमें आपको फर्न और टेरिडोफाइट, दैट मींस टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स के अधिकतर वहां पर आपको पौधों के ऊपर फोकस दिया गया है, आपने देखा होगा। तो जिन्होंने मूवी भी बनाई है वो भी बड़ा ध्यानपूर्वक बनाई है कि जुरासिक पार्क, दैट मींस इस मीसोजोइक एरा में जो डायनासोर्स रहे होंगे वो जिस पीरियड में पाए जा रहे होंगे उस पीरियड को ही वहां पर, उस माहौल को ही वहां पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आप देखिएगा वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स ही दिखाई देते हैं अधिकतर, वैसे तो वहां पर बड़े बड़े भी हैं लेकिन छोटे प्लांट्स अधिकतर वहां पर दिखाए गए हैं, जो कि फर्न टेरिडोफाइट या हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के रूप में वहां पर शो हो रहा है, राइट। तो क्या लिखा, इस पीरियड में फर्न के इसको टर्म कंप्लीट कीजिए पहले। लार्ज टर्टल तथा लिजर्ड्स का डेवलपमेंट हुआ होगा तथा इस पीरियड में फर्न के फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होने लगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्न के फॉरेस्ट थे ये धीरे धीरे समाप्त होने लगे तथा फर्न के फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होने लगा तथा जिम्नोस्पर्म्स में, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, दैट मींस ब्रायोफाइट्स यहाँ पर समाप्त होने लगे, टेरिडोफाइट समाप्त होने लगे और जिम्नोस्पर्म्स डेवलप होने लगा तथा जिम्नोस्पर्म्स के कोनिफर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। जिम्नोस्पर्म्स में कोनिफर्स का डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसे लिखे सेकेंड पीरियड को ज्यूरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पीरियड को जुरासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है
इस पीरियड को एज ऑफ डायनासोर माना जाता है या कहा जाता है। इस पीरियड को एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है, यानी कि यहां पर इस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का बहुत ही ज्यादा रूप में क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, डायनासोर्स कहा जाता है। इस पीरियड में, ये जो पीरियड यहां पर है, इसी पीरियड में फर्स्ट बर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यही आपसे पुटअप होता है कि सबसे पहले पक्षियों का निर्माण किस पीरियड में हुआ। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड पीरियड जो जुरासिक पीरियड है, इस पीरियड में बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, जो मीसोजोइक एरा के अंतर्गत रखा गया है। राइट, अब आपसे पूछा जाएगा सर जो बर्ड्स यहाँ पर बने थे वो कैसे थे, तो डेफिनेटली आपने आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में देखा था, मैंने बताया था वहां पर। राइट, और अगर आपने नहीं देखा तो नेट पे सर्च करके देख लीजिए, गूगल बाबा सब बता देते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स वहां पर डालिएगा। तो वो जो बर्ड्स है वहां पर आपको रेप्टिलियंस और बर्ड दोनों के आपको वहां पर क्या मिलेंगे, कैरेक्टर शो होते हैं। राइट, मतलब रेप्टाइल्स की अगर हम लोग बात करें तो रेप्टाइल्स के वहां पर सबसे बड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि उसकी नेक लॉन्ग थी। दूसरी बात, वहां पर आप देख रहे थे कि उसके माउथ में, यानी कि उसकी बीक में टीथ पाए जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि रेप्टिलियंस का एक कैरेक्टर है, राइट, रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टर है टीथ का पाया जाना, लेकिन बीक भी वहां पाई जा रही थी, चोंच पाई जा रही थी। चोंच किसका कैरेक्टर है, बर्ड्स का है। तो ये कैरेक्टर मैंने वहां पर बताया था। तो इस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा या फॉर्मेशन हुआ, तथा मैमेलियंस का भी या मैमल एनिमल्स का भी, तथा मैमेलियन एनिमल्स का भी ओरिजिन या इवोल्यूशन, या ओरिजिन लिखें, ओरिजिन, विकास शुरू हुआ होगा या शुरू हुआ। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड में पहले बर्ड्स बने, और पहले बर्ड्स के साथ साथ जुरासिक पीरियड में ही मैमेलियंस का भी क्या हो गया था, वहां पर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। ठीक है, पहले से लिखे थर्ड पीरियड को क्रिटेशियस, थर्ड पीरियड को क्रिटेशियस पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्रिटेशियस पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में, इस पीरियड में अत्यधिक रूप से फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। अत्यधिक रूप से फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा, तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा इस पीरियड के समाप्त होने तक, दैट मींस क्रिटेशियस पीरियड जो था इसके समाप्त होने तक, तथा इस पीरियड के समाप्त होने तक डायनासोर्स भी समाप्त हो गए। इस पीरियड के समाप्त होने तक डायनासोर्स भी समाप्त हो गए। डायनासोर्स भी समाप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर, अच्छा इसकी एज लिख लो, तो एक नया से लिख रहे हैं, मीसोजोइक एरा की एज लगभग, मीसोजोइक एरा की एज लगभग 17 करोड़ वर्ष, 17 मिलियन ईयर मानी जाती है। 17 मिलियन ईयर मानी जाती है।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो एरा है, मतलब मीसोजोइक एरा फिनिश हो गया। मीसोजोइक एरा में आपको बस इतना ही याद रखना, इसमें 3 पीरियड आते हैं, ट्राइएसिक, ज्यूरासिक और उसके बाद में क्रिटेशियस। ट्राइएसिक पीरियड में हम लोगों ने देखा कि डायनासोर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। यहाँ पर इसे हम लोग एज ऑफ रेप्टिलियंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा बने होंगे और यहाँ पर एम्फीबियंस, धीरे धीरे एम्फीबियंस की स्पीसीज समाप्त होती गई। यहाँ पर हमने देखा कि लार्ज टर्टल, लिजार्ड्स बने और जो फर्न के फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे और जिम्नोस्पर्म्स में जो कोनिफर्स थे वो यहाँ पर डेवलप हुए होंगे। ठीक है। सेकेंड पीरियड हम लोगों ने देखा जुरासिक पीरियड, इसको एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। इस पीरियड में डायनासोर्स का बहुत ज्यादा रूप में निर्माण हुआ होगा और इसी पीरियड में फर्स्ट मैमल्स इसी पीरियड में फर्स्ट बर्ड का भी फॉर्मेशन हुआ और मेमलियंस जो थे इनका भी, या मेमल्स जो थे, इन एनिमल्स का भी यहाँ पर इस पीरियड में फॉर्मेशन शुरू हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड पीरियड अगर हम लोग देखें तो थर्ड पीरियड को हम लोग क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं। क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत ही ज्यादा रूप में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर जो डायनासोर्स थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। यानी कि इस पीरियड के खत्म होते होते डायनासोर्स का नामो निशान इस पृथ्वी से खत्म हो गया। अब आप कहेंगे सर हमको डायनासोर्स के बारे में कैसे पता चला, मनगढ़ंत कहानी है? नहीं भैया, खुदाई करते समय क्या हुआ, डायनासोर्स के फॉसिल्स हमको प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि हाँ, इस पृथ्वी पर डायनासोर्स भी, या इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते थे पहले, अब नहीं। ठीक है। और ऐसा अगर कुछ हो जाए कि डायनासोर्स फिर से डेवलप हो जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। मजा क्या आ जाएगा, सब समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा। चलो, तो हमारा जो फिफ्थ हेडिंग यहाँ पर पड़ेगा, लास्ट एरा, जिसका नाम है सीनोजोइक एरा। लिखें इसके अंतर्गत हेडिंग डालिए सीनोजोइक एरा। लिखें इस एरा की एज 63 मिलियन ईयर मानी जाती है। इस एरा की एज 63 मिलियन ईयर मानी जाती है, यानी कि 63 मिलियन ईयर से ये अभी तक पाया गया है, मतलब अभी भी ये है। ठीक है, ये एरा प्रेजेंट टाइम में भी तो 63 मिलियन ईयर मानी जाती है। इसे एज ऑफ मैमल्स, इसे एज ऑफ मैमल्स के रूप में भी जाना जाता है, या इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीनोजोइक एरा के अंदर मैमलियंस का बहुत ही ज्यादा रूप में क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ, या डेवलपमेंट हुआ, या इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, आगे लिखें इस एरा के, या इस एरा को 2 पीरियड्स में, इस एरा को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तथा प्रेजेंट टाइम में यह एरा चल रहा है, या महाकल्प चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में यह एरा या महाकल्प चल रहा है। ध्यान से लिखें फर्स्ट पीरियड, यानी कि यहां पर 2 पीरियड दिए गए ना, क्या बोलेंगे उसको, पीरियड को हम लोग बोलते हैं कल्प। 2 पीरियड यहां पर दिए गए, 2 कल्प यहां पर दिए गए। महाकल्प इसको बोलते हैं एरा को, और महाकल्प के छोटे होते हैं कल्प, और कल्प से भी छोटा होता है युग। ठीक है, एपॉच। तो इसमें फर्स्ट पीरियड टर्शरी पीरियड के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट पीरियड टर्शरी पीरियड्स के रूप में जाना जाता है। इस पीरियड में वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर, दैट मींस एटमॉस्फेयर गर्म से ठंडा होने लगा। यानी कि अभी भी वातावरण बहुत गर्म था, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, गर्म से ठंडा होने लगा।
तथा समुद्रों ने लैंड्स को, भूमि को, तथा समुद्रों ने लैंड्स को, भूमि को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। लैंड को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, जिससे महाद्वीपों, कंटिनेंट्स, जिससे महाद्वीपों, कंटिनेंट्स का निर्माण हुआ। जब समुद्रों ने चारों तरफ से लैंड्स को घेरना शुरू किया तो क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का क्या हुआ बेटा, निर्माण हुआ। ठीक है, आगे लिखे, इस पीरियड में हार्ड वुड ट्रीज यानी कि कठोर लकड़ी, ठीक है, कठोर लकड़ी के पौधे, प्लांट्स, हार्ड वुड ट्रीज एंड कोनिफर्स का डेवलपमेंट हुआ तथा इस पीरियड में स्मॉल साइज के लीफ, या ऐसे लिखें, इस पीरियड में स्मॉल साइज के स्मॉल व फ्लैट लिम्स वाले, स्मॉल साइज के स्मॉल व फ्लैट लिम्स वाले, दैट मीन्स चपटे लिम्स वाले, चपटे पाद वाले मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। राइट। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, इस पीरियड में स्मॉल साइज के, स्मॉल व फ्लैट लिम्स वाले मैमल्स क्या हुए, डेवलप हुए। ठीक है, तथा ह्यूमन इवोल्यूशन भी, अगर हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो ह्यूमन इवोल्यूशन फर्स्ट पीरियड, टर्शरी पीरियड से ही शुरू हो गया था, तथा ह्यूमन इवोल्यूशन भी इसी पीरियड से माना जाता है। ह्यूमन इवोल्यूशन भी इसी पीरियड से माना जाता है। लाइन से लिख ले, इस पीरियड को 5 युगों, दैट मीन्स 5 एपॉच, इस पीरियड को 5 युगों, 5 एपॉच, EPOCH में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः पैलियोसीन एपॉच, इयोसीन एपॉच, ओलिगोसीन एपॉच, मियोसीन एपॉच और प्लियोसीन एपॉच के नाम से जाना जाता है। लाइन से लिखे हैं, सेकेंड पीरियड क्वाटरनरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पीरियड क्वाटरनरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड की एज, ये जो पीरियड है इसकी एज
1 मिलियन ईयर, इस पीरियड की एज 1 मिलियन ईयर, दैट मीन्स 10 लाख वर्ष मानी जाती है, 1 मिलियन ईयर मानी जाती है। इस पीरियड को एज ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का एज, यानी कि इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इवोल्यूशन हुआ है किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, इवोल्यूशन ऑफ मैन का जो चैप्टर वहां पर दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में इवोल्यूशन ऑफ मैन वहां पर पढ़ाया जाता है। तो वहां पर बताया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, पहले कौन आए, बाद में कौन आए, और आज के समय में कौन से इवोल्यूशन या आज के समय में कौन से ह्यूमन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम लोग एज ऑफ मैन भी कहते हैं, या इस पीरियड को एज ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस पीरियड को एज ऑफ मैन कहते हैं। लिखे प्रेजेंट टाइम में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट, प्रेजेंट टाइम में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट्स का डेवलपमेंट इसी पीरियड में माना जाता है। क्वाटरनरी पीरियड का डेवलपमेंट इसी पीरियड में माना जाता है। इस पीरियड को, ये जो क्वाटरनरी पीरियड है, इस पीरियड को दो युगों में, टू एपॉचेस में या एपॉच में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर एक प्लीस्टोसीन एपॉच, जिन्हें क्रमशः नंबर एक प्लीस्टोसीन एपॉच व नंबर दो रिसेंट एपॉच, यानी कि जो इस समय चल रहा है, जो एपॉच रिसेंटली चल रहा है वो वाला, ये प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, प्लीस्टोसीन एपॉच यानी एक युग खत्म हो चुका है इस पीरियड में, प्लीस्टोसीन एपॉच। अब कौन सा एपॉच चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, रिसेंट एपॉच चल रहा है। ठीक, रिसेंट युग चल रहा है। तो क्या लिखा, प्लीस्टोसीन एपॉच तथा नंबर दो रिसेंट एपॉच कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एरा का, महाकल्प का। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट से रिलेटेड रहेगा वो हमारा है जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस यूनिट से हमारा, यानी ये पहला यूनिट है, सॉरी यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, फर्स्ट यूनिट ये हमारा चल रहा है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, उसमें महायुग के बारे में हम लोगों ने, महाकल्प या एरा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कंप्लीटली हमारा लेक्चर हो गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो इसको तैयार कर लीजिएगा और इसके बाद में जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करते हैं।